गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको निषेचन के विभिन्न चरणों पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि निषेचन की क्रिया के 4 पद होते हैं। नंबर 1, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। नंबर 2, अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश। नंबर 3, फलकुट का निर्माण। नंबर 4, पराग केंद्रकों का संलयन। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है निषेचन का क्या महत्व है। इस पाठ का अंतिम जो टॉपिक है वो है निषेचन का महत्व। निषेचन का महत्व पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर रुख करेंगे और उस चैप्टर पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन का महत्व। लेसन नंबर हमारा चल रहा है 32, फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद हम आपसे जो चर्चा करेंगे, ठीक है, वो है हमारा टॉपिक आज का जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन का महत्व, फर्टिलाइजेशन, निषेचन का महत्व। ठीक है, देखिए बात करते हैं निषेचन का क्या महत्व है। इस बिंदु पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं निषेचन का महत्व। आपको मालूम है नर जनक और मादा जनक जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि जनक जो होते हैं वो जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि नर जनक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, नर युग्मक होते हैं। मादा जनक के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, जब नर और मादा दोनों संयोग करते हैं, ठीक है, अर्थात मैथुन की क्रिया करते हैं, तो मैथुन की क्रिया के पश्चात, ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन की क्रिया होने के कारण आपको पता है एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात इस निषेचित अंडे का परिवर्धन होता है। परिवर्धन होने के बाद एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। जो नया जीव बनता है वह अन्य जीवों से क्या होता है, भिन्न होता है। आकार की दृष्टि से होता है, कार्य की दृष्टि से होता है। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया के द्वारा जीवों के अंदर क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं, वेरिएशंस कैन बी डेवलप्ड बाय द फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया के द्वारा जीवों के अंदर क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। आपने देखा कि जनकों ने जनन की क्रिया की, उन जनकों के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण हुआ। उसके पश्चात मैथुन की क्रिया करने के बाद किसका निर्माण हुआ, निषेचित अंडे का या जाइगोट का निर्माण हुआ। उस जाइगोट का जब पूर्ण रूप से परिवर्धन हो जाता है तो नए जीव का निर्माण होता है, जिससे जीवों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, विभिन्नताएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि निषेचन की क्रिया के द्वारा जीवों के अंदर क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। दूसरी बात आपने यहाँ पर देखा कि जनक ने जब जनन की क्रिया की, जनन की क्रिया के बाद आपको पता है निषेचन की क्रिया हुई। निषेचन की क्रिया के द्वारा जीव का निर्माण हुआ, अर्थात निषेचन की क्रिया के द्वारा जीवों का क्या होता है, उद्विकास होता है। ठीक है, जीवों का उद्विकास किसके द्वारा होता है, निषेचन की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है,
निषेचन की क्रिया के द्वारा एवोल्यूशन कैन बी डेवलप्ड बाय द फर्टिलाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एवोल्यूशन यानी कि निषेचन की क्रिया के द्वारा ही, निषेचन की क्रिया के द्वारा ही जीवों का क्या होता है, उद्विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है। तो दूसरा मैंने आपको बताया उद्विकास होता है जीवों। तीसरा हम बात कर रहे हैं कि निषेचन की क्रिया के द्वारा ही जो द्वितीयक oocyte होता है, आपको हमने प्राक केंद्रकों का संलयन पढ़ाया, और प्राक केंद्रकों का जब संलयन होता है तो उस दौरान मैंने आपको बताया कि यह एक उद्दीपन की तरह क्या होता है, उद्दीपन के रूप में कार्य होता है। ठीक है, और यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है वह एक उद्दीपक के रूप में होती है, स्टिमुलस के रूप में होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है, ठीक है, वो अंडाणु में प्रवेश कर गया है। ठीक है, प्रवेश करने के बाद इनके प्राक केंद्रकों का संलयन होगा। जब प्राक केंद्रकों का संलयन यहाँ पर होगा तो मैंने आपको बताया शुक्राणु 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, परंतु जब निषेचन की क्रिया हो रही होती है तभी यह द्वितीयक जो oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte जो होता है, ठीक है, सेकेंडरी जो oocyte होता है, द्वितीयक oocyte, ठीक है, ये द्वितीयक oocyte के अंदर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात मियोसिस सेकंड होता है, और मियोसिस सेकंड होने पर निषेचन की क्रिया के दौरान ही द्वितीयक oocyte में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अंडे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अर्थात निषेचन की क्रिया के द्वारा ही अंडे का क्या होता है, परिपक्वन होता है। अंडे का परिपक्वन कब होता है, निषेचन की क्रिया के द्वारा ही अंडे का क्या होता है, परिपक्वन होता है। ठीक है, एग कैन बी मैच्योर बाय द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, egg can be developed by the egg can be mature by the fertilization। निषेचन की क्रिया द्वारा अंडे का क्या होता है, परिपक्वन होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, चौथा पॉइंट पे आपको बताया कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश न करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अन्य शुक्राणु जब अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है तो अन्य शुक्राणु उस अंडे के अंदर प्रवेश न करे, उस अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए क्या किया जाता है, निषेचन की क्रिया के दौरान ही वलकुट का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात वलकुट जो होता है वो बहु शुक्राणुता को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, बहु शुक्राणुता को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, पॉलीस्पर्मी। ठीक है, बहु शुक्राणुता को रोकने का जो कार्य किया जाता है वो निषेचन की क्रिया द्वारा किया जाता है। अर्थात निषेचन की क्रिया द्वारा बहु शुक्राणुता को क्या है, रोका जा सकता है। ठीक है, रोका जा सकता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया द्वारा बहु शुक्राणुता को रोका जा सकता है। अर्थात यहाँ पर शुक्राणु जब अंडे में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद कोई अन्य शुक्राणु उस अंडे में प्रवेश न करे, इसलिए निषेचन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर वलकुट का निर्माण होता है, और वलकुट का निर्माण होने पर जो बहुत सारे शुक्राणु होते हैं उनको अंडे के अंदर प्रवेश होने से क्या है, रोका जा सकता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये पांचवा महत्व है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जब शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, तो शुक्राणु के अंदर क्या है, एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये लिंग गुणसूत्र होता है, और ये लिंग गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, लिंग का जो निर्धारण किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो किया जाता है वो निषेचन की क्रिया के दौरान ही होता है। निषेचन की क्रिया के दौरान ही क्या होता है, आपको बता दें, लिंग का निर्धारण होगा। अर्थात मां के गर्भ में पल रहा जो भ्रूण होगा वो नर होगा या मादा होगा, या लड़की होगी या फिर क्या होगा, लड़का होगा। ये किस पर निर्भर करता है, निषेचन की क्रिया पर। तो निषेचन में जो शुक्राणु होते हैं उनमें एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। ये एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं वही लिंग का निर्धारण करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो लिंग निर्धारण का कार्य जो किया जाता है वो निषेचन की क्रिया के द्वारा ही होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण की जो क्रिया होती है वो इसी के द्वारा होती है। ठीक है,
तो लिंग निर्धारण भी क्या होता है, इसके द्वारा होता है। देखिए अगर हम नेक्स्ट बिंदु पर अगर आपसे बात करते हैं, देखिए अंडा क्या है, निषेचन की क्रिया द्वारा अंडा, यानी कि निषेचन की क्रिया हो गई, निषेचन के बाद अंडे का परिवर्धन होता है निषेचित अंडे का, और निषेचित अंडा जब सक्रिय होता है तभी नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो निषेचन की क्रिया द्वारा अंडे को सक्रिय बनाया जाता है, सक्रिय होने पर ही, अंडे के सक्रिय होने पर ही नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और सबसे अंतिम अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि जिस पथ से, मान लीजिए शुक्राणु इस पथ से, इस पथ से या इस मैथुन पथ से, शुक्राणु इस मैथुन पथ से अंडाणु के अंदर उसने प्रवेश किया है, शुक्राणु ने इस मैथुन पथ से क्या किया है, प्रवेश किया है अंडे के अंदर, तो ये क्या करती है, विभाजन अक्ष का क्या करती है, निर्धारण करती है। अर्थात मैथुन पथ जो होता है, मैथुन पथ जो होता है वो विभाजन अक्ष का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो मैथुन पथ जो होता है वो विभाजन अक्ष का निर्धारण करती है, विभाजन अक्ष का निर्धारण करती है। ठीक है, तो विभाजन अक्ष का जो निर्धारण किया जाता है वो मैथुन पथ के द्वारा किया जाता है। निषेचन का पहला महत्व मैंने आपको बताया है कि जनक निषेचन की क्रिया द्वारा जीवों के अंदर विभिन्नताएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती है। निषेचन के द्वारा, ठीक है, जीवों का क्या होता है, उद्विकास होता है। निषेचन के द्वारा अंडे का क्या होता है, परिपक्वन होता है। निषेचन की क्रिया द्वारा बहु शुक्राणुता को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। बहु शुक्राणुता को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। निषेचन की क्रिया द्वारा गुणसूत्र जो होते हैं उनमें एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, यानी कि निषेचन की क्रिया में जो शुक्राणु होते हैं उनमें एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। ये एक्स और वाई गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग निर्धारण करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, निषेचन की क्रिया द्वारा ही अंडा सक्रिय होता है, जिसके फलस्वरूप नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। और सबसे अंतिम सेवंथ मैंने आपको बताया कि मैथुन पथ जो होगा वही विभाजन अक्ष का क्या करता है, निर्धारण करता है। मैथुन पथ ही विभाजन अक्ष का निर्धारण करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो मैथुन पथ के द्वारा विभाजन अक्ष का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। इसी के साथ लेसन नंबर 32 इज द कम टू एन एंड। 32वां पाठ समाप्त हुआ। यदि आपको किसी प्रकार की इस चैप्टर में समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू फर्टिलाइजेशन एंड यू विल कॉन्टेक्ट ऑन माई नंबर, मोबाइल नंबर 9983030386। ठीक है, यू विल कॉन्टेक्ट एंड यू विल टेल मी। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेसन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस नेक्स्ट लेसन का नाम है, देखिए लेसन नंबर 33वां पार्ट है जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आइए बात करते हैं लेसन नंबर 33 पर। देखिए लेसन नंबर 33, ठीक है, जिसका नाम है एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। मानव में भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। ठीक है, हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भ्रूणोद्भव। क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव। पहला टॉपिक है जिस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, भ्रूणोद्भव। देखिए भ्रूणोद्भव है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर इसकी संधि विच्छेद की जाए तो भ्रूण प्लस उद्भव, भ्रूण प्लस उद्भव। अर्थात भ्रूण का अर्थ होता है भ्रूण, उद्भव का मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। भ्रूण के उद्भव की क्रिया को, भ्रूण के उत्पत्ति की क्रिया को, भ्रूण के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव कहा जाता है।
भ्रूण के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव कहा जाता है, या एम्ब्रियोजेनेसिस उसे क्या है कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहा जाता है, ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस आपको समझ आ गया होगा कि भ्रूण के निर्माण की क्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहा जाता है। भ्रूण के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। देखिए इसको अगर देखा यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर के बना है, एम्ब्रियो प्लस जेनेसिस। एम्ब्रियो का अर्थ आप जानते हो फीटस, और जेनेसिस का अर्थ मैंने आपको पहले बताया फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। फीटस का अर्थ होता है भ्रूण और फॉर्मेशन का अर्थ होता है निर्माण होना, ठीक है। भ्रूण के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। भ्रूण के निर्माण की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अब भ्रूण का निर्माण कैसे होता है आपको मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूं। देखिए भ्रूणोद्भव किस प्रकार से होता है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए जनक होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक नर जनक होता है, दूसरा कौन सा जनक होता है, मादा जनक होता है, ठीक है। नर जनक के अंदर क्या है, प्रमुख जननांग होता है वृषण। मादाओं के अंदर प्रमुख जननांग होता है वह है अंडाशय। नर के वृषण के अंदर क्या होता है भी मैंने आपको बताया, शुक्राणु जनन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, जिससे वृषण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु न बोले तो हम बोल सकते हैं नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी तरीके से मादाओं के अंदर जो अंडाशय होगा उसमें अंड जनन की क्रिया होगी, ठीक है। और अंड जनन की क्रिया के दौरान वहां पर किसका निर्माण होता है, अंडे या अंडाणु का निर्माण होता है, या मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक देखिए, मादा युग्मक ऐसा होता है इस आकार का, नर युग्मक इस आकार का होता है। ये दोनों युग्मक क्या होते हैं, जब नर और मादा दोनों क्या करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। जब नर और मादा मैथुन की क्रिया करते हैं तो नर जो होता है वो मादा की योनि के अंदर शुक्राणुओं को छोड़ देता है, जिसे वीर्य सेचन की क्रिया कहा जाता है। और वीर्य सेचन के पश्चात शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाते हैं और शुक्राणु के अंदर अंडा क्या है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और वलकुट का निर्माण हो जाता है। वलकुट के निर्माण के बाद वहां पर प्राक केंद्रकों का संलयन हो जाता है। अर्थात यहाँ पर किसका निर्माण हो गया है, ये शुक्राणु भी अगुणित होता है, अंडाणु भी अगुणित होता है, यहाँ पर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, यूनिसेल्युलर होता है। युग्मनज कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। आपसे पूछा जाए कि युग्मनज की संरचना किस प्रकार की होती है, तो युग्मनज की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है, ठीक है। अब यहां से देखिए युग्मनज जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, यानी कि निषेचन की जो क्रिया होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहां होती है, ठीक है। निषेचन की क्रिया देखिए इस प्रकार की संरचना मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इस प्रकार की संरचना आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। हाँ भाई, तो इस तरीके से यहां पर क्या है, अंडा होता है, ये अंडाशय होता है, ठीक है। यहाँ पर ये योनि होते हैं, सेशन के द्वारा यहाँ पर शुक्राणु को छोड़ दिया जाता है, ये शुक्राणु गति करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, या निषेचित अंडा का निर्माण हो जाता है, तो निषेचित अंडे के निर्माण होने के पश्चात, ठीक है, यहाँ पर ये पहले दिन क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होगा या निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, ठीक है। मैथुन की क्रिया के लगभग 24 से 30 घंटे के अंदर मनुष्य के अंदर क्या हो जाता है, निषेचन की क्रिया, मादा मनुष्य के अंदर निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उनका अंडा निषेचित हो जाता है। अंडा निषेचित होने के पश्चात यहाँ पर दूसरी अवस्था आती है। दूसरी अवस्था क्या आती है उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे
यहाँ पर दूसरी अवस्था में क्या होगा कि ये अंडा जो होगा, ठीक है, ये किधर गति करेगा, अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर गति करता है। जब ये युग्मनज गर्भाशय से किसकी ओर गति करता है, गर्भाशय से किसकी ओर गति करता है, यहाँ पर गर्भाशय से अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर गति करता है। तो अंडवाहिनी से जब ये गर्भाशय की ओर गति करता है तब इस युग्मनज के अंदर क्या है, समसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका आकार में बड़ी होती है, दूसरी कोशिका आकार में छोटी होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे निषेचन के दूसरे दिन मादा मानव के अंदर, युग्मनज के अंदर कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तीसरे दिन जब इनमें आरंभिक रूप से समसूत्री विभाजन होगा तो यानी कि यहाँ पे युग्मनज में जब विदलन की क्रिया, यानी कि युग्मनज में जब समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है, विदलन की क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहा जाता है, उसे विदलन की क्रिया के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। यहाँ पर आप देखिए विदलन की क्रिया हुई, जैसे तीसरे दिन समसूत्री विभाजन होगा तो बड़ी वाली कोशिका में विभाजन हुआ तो यहाँ पे 3 कोशिका बन गई, फिर आप देखिए 4 बन गई, और इस तरीके से आप देखेंगे कि तीसरे दिन, ठीक है, निषेचन के तीसरे दिन उस अंडे के अंदर कुल मिलाकर के 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 16 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये 16 कोश की अवस्था जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तूतक कहा जाता है, या उसे मोरुला के नाम से क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तूतक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए तूतक से फिर क्या आता है, ब्लास्टुला का निर्माण होता है। तूतक से किसका निर्माण होता है, ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला से किसका निर्माण होता है, गैस्टुला का क्या होता है, निर्माण होता है। गैस्टुला की क्रिया के दौरान 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। इन्हीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अमीबीय गति होती है, जिसके द्वारा जीव के शरीर के अंदर जो नए अंग होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे अंग जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। कौन सी क्रिया पूर्ण हो जाती है, अंग निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया हो गई यहाँ पे। अंग निर्माण की क्रिया के पश्चात यहाँ पर क्या होगा कि कायांतरण की क्रिया होगी, और कायांतरण की क्रिया के पश्चात यहाँ पर आपको बता दें कि एक नवजात शिशु का क्या हो जाएगा, एक शिशु का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माता का प्रसव हो जाएगा, प्रसव के बाद एक शिशु का क्या होगा, जन्म होगा। आपने देखा कि ये भ्रूण का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कहां से निर्माण हुआ है, निषेचन की क्रिया से लेकर के, निषेचन से लेकर के, और भ्रूण का निर्माण जहां तक हो रहा है या शिशु का पूर्ण रूप से जो निर्माण हो रहा है वही क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया कहलाती है। अर्थात यहाँ भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ है कि कोशिका थी, युग्मनज क्या है, एक कोशिका है। इस कोशिका में कोशिका विभाजन हुआ है। कोशिका विभाजन आपने देखा है यहां तक हुआ है, और विभाजन होने के बाद यहाँ पर कोशिका के अंदर कोशिका का क्या हुआ है, विभेदन हुआ है, अर्थात वहां पे अंगों का निर्माण हुआ है, और उसी अंगों से क्या है, एक भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहा जाता है। तो भ्रूणोद्भव की परिभाषा क्या हुई, आप ध्यान से सुनिए कि युग्मनज में, ये देखिए युग्मनज है, इस युग्मनज में कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभेदन, यहां तक तो क्या हुआ है, कोशिका विभाजन, यहाँ पे क्या हुआ है, कोशिका विभेदन। कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन की क्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है, एक शिशु का निर्माण होता है, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, या उस क्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। भ्रूणोद्भव की परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि युग्मनज में कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन के पश्चात मानव के भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस या उसे भ्रूणोद्भव कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि युग्मनज में समसूत्र विभाजन कब प्रारंभ होता है? जैसे ही युग्मनज अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर स्थानांतरित होता है, गति करता है, वैसे ही इस युग्मनज में इस निषेचित अंडे के अंदर समसूत्र विभाजन की क्रिया होती है और निषेचन के दौरान यानी कि समसूत्र विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे 2 कोशिकाओं का निर्माण दूसरे दिन हो जाता है। ठीक है, और ये क्रिया यहाँ पर युग्मनज से जब युग्मनज में जब आरंभिक रूप से कोशिका विभाजन होता है तो विचलन का क्या, विचलन उस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? विचलन की क्रिया कहते हैं। तो विचलन की परिभाषा क्या हुई कि युग्मनज में प्रारंभिक रूप से जो कोशिका विभाजन होता है उसे विचलन की क्रिया कहते हैं। या आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि युग्मनज में कोशिका विभाजन होने की क्रिया को ही विचलन की क्रिया कहा जाता है। युग्मनज में आरंभिक रूप से कोशिका विभाजन होने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? विदलन या क्लीवेज कहा जाता है। और आपको बता दें, कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान जब तक यानी कि ये युग्मनज गर्भाशय में नहीं पहुंच जाता तब तक इस निषेचित अंडे के अंदर या इस युग्मनज के अंदर क्या है, इसके आकार में क्या होती है? वृद्धि नहीं होती है, केवल इसमें कोशिकाओं की संख्या ही क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि जब तक ये निषेचित अंडा या युग्मनज गर्भाशय में नहीं पहुंचता है और इस दौरान यदि कोई भी विभाजन होता है या समसूत्र विभाजन, मेजरली यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? मुख्य रूप से समसूत्र विभाजन होगा। और जब यहाँ पर समसूत्र विभाजन होगा तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या होगा कि युग्मनज की कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होगी। युग्मनज के आकार में क्या है? वृद्धि नहीं होगी, केवल युग्मनज में कोशिकाओं की संख्या में ही क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या है? कोशिका विभाजन हो रहा है। ठीक है, कोशिका के आकार आकृति में वृद्धि नहीं होती है, केवल क्या होता है? मैंने आपको बता दिया है, केवल और केवल इनकी संख्या में वृद्धि होती है, आकार आकृति में इनकी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसके बाद हमने आपको तीसरा पॉइंट यहां तक समझा दिया। तीसरा क्या है कि जैसे ही तीसरा दिन हो जाता है निषेचन के, तो उस दौरान ठीक है कोशिका विभाजन की क्रिया युग्मनज में निरंतर रूप से होती है और निरंतर रूप से होने पर 16 कोशिकाओं के समूह का निर्माण हो जाता है या 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है जो एक ठोस गेंद के समान संरचना के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? तूतक कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में 16 कोश की अवस्था को या युग्मनज की 16 कोश की जो अवस्था होती है ये उसे तूतक कहा जाता है। और ये यहाँ पर जो कोशिकाएं बनती हैं 16, उनको क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहते हैं। ठीक है, युग्मनज में जो कोरक खंड बनते हैं, ठीक है, इन कोरक खंडों को ब्लास्टोमियर कहते हैं। कितने कोरक खंड बनते हैं? 16 कोरक खंड बनते हैं, 16 ब्लास्टोमियर बनते हैं। इन 16 ब्लास्टोमियर को क्या कहा जाता है? तूतक कहते हैं। यहाँ हमने आपको डायरेक्ट बोल दिया है कि युग्मनज में 16 कोश की अवस्था को ही, युग्मनज की 16 कोश की अवस्था को ही क्या कहा जाता है? तूतक कहते हैं। और तूतक के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? तूतक भवन कहा जाता है। तूतक के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तूतक भवन या उसे मॉरुलेशन कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि मॉरुलेशन किसे कहते हैं, तूतक भवन किसे कहते हैं, तो तूतक के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? मॉरुलेशन कहते हैं। यानी कि 16 कोश की अवस्था को ही, कौन सी? 16 कोश की अवस्था को ही क्या कहा जाता है? तूतक कहते हैं। 16 कोश, देखिए तूतक से फिर किसका निर्माण होता है? कोरक पुटी का निर्माण होता है। तूतक से कोरक पुटी के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? ब्लास्टुला या ब्लास्टुलेशन की क्रिया के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तूतक से कोरक पुटी के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लास्टुलेशन कहा जाता है। ठीक है, यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स very much.